तो आज हमारे पास म्यूचुअल फंड्स पर कुछ जानकारियां हैं। चलिए इन पर थोड़ी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल। इनके फायदे नुकसान क्या हैं और मतलब निवेश के लिहाज से ये कैसे हैं। शुरुआत के लिए ये तो पता है कि म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा जमा होता है। हाँ, एक पूल बनता है। हाँ, और एक फंड मैनेजर होता है जो उसे स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह में लगाता है। मतलब एक तरह से सबका पैसा एक साथ मैनेज होता है। सही है, एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कह सकते हैं। पर इसमें भी तो कई तरह के होते होंगे ना। हाँ बिल्कुल, विविधता बहुत है। जैसे इक्विटी फंड्स है, ये ज्यादातर पैसा शेयर्स में लगाते हैं, तो इनमें ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन फिर रिस्क भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है। फिर आते हैं डेट फंड्स, ये बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज जैसी फिक्स्ड इनकम चीजों में पैसा लगाते हैं, तो ये थोड़े कम रिस्क वाले होते हैं। अच्छा। और कुछ होते हैं हाइब्रिड फंड्स, जो इक्विटी और डेट दोनों में थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और वो इंडेक्स फंड्स? उनका क्या है? हाँ, इंडेक्स फंड्स भी हैं। ये किसी मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को बस कॉपी करते हैं। इसमें फंड मैनेजर खुद से स्टॉक नहीं चुनता। अच्छा, पैसिव इन्वेस्टिंग हुई है तो। बिल्कुल। और एक चीज और है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत पॉपुलर है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें आप हर महीने छोटी सी रकम, चाहे 500 हो या 1000 रुपए, नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। डिसिप्लिन बना रहता है। ये तो काफी आसान लगता है, खासकर छोटी रकम से शुरू करने का ऑप्शन। पर इसके फायदे क्या हैं? मतलब कोई सीधे शेयर्स क्यों ना खरीदे? अच्छा सवाल है। देखिए, पहला फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब हर किसी के पास टाइम नहीं होता या उतनी समझ नहीं होती कि वो मार्केट को ट्रैक करे, रिसर्च करे। सही बात है। यहाँ एक्सपर्ट्स आपका पैसा संभालते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण जिसे कहते हैं। मतलब आपका पैसा किसी एक ही शेयर या बॉन्ड में नहीं लगता, वो कई अलग अलग जगह बट जाता है। अच्छा, तो अगर एक जगह नुकसान हुआ भी तो पूरे इन्वेस्टमेंट पर असर कम पड़ता है, रिस्क फैल जाता है बेसिकली। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान है, लिक्विडिटी। ज्यादातर फंड्स में हाँ आसान होता है। ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। बस कुछ खास फंड्स होते हैं जैसे ELSS। हाँ, टैक्स बचाने वाले। हाँ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इनमें 3 साल का लॉक इन होता है, क्योंकि इनमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। अच्छा, 1.5 लाख तक की छूट है शायद। जी हाँ। और एक और बात, ये सब सेबी की देखरेख में होता है, रेगुलेशन है, तो एक सुरक्षा की भावना भी रहती है। सेविंग का ऑप्शन और रेगुलेशन। पर अब आते हैं दूसरी तरफ, रिस्क क्या है? सबसे बड़ा तो शायद मार्केट रिस्क ही है। कोई गारंटी तो है नहीं रिटर्न की। बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। रिटर्न पूरी तरह बाजार पे निर्भर है, ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरा है कॉस्ट मतलब मैनेजमेंट फीस, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। फंड को मैनेज करने का खर्चा ये आपके रिटर्न में से कटता है। ये कितना होता है करीब? ये अलग अलग होता है। एक्टिव फंड्स में शायद 1% से 2% या 2.5% तक भी हो सकता है। इंडेक्स फंड्स का काफी कम होता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो देखना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये सीधे आपके मुनाफे पर असर डालता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, ELSS जैसे फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है। वो एक तरह की कमी है अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए। और ये भी है कि म्यूचुअल फंड्स शायद शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए बेहतर है। हाँ, आमतौर पर यही सलाह दी जाती है, खासकर इक्विटी वाले फंड्स। बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए समय देना पड़ता है। और एक और चीज है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ज्यादा फैला देना पैसे को। हाँ, कभी कभी फंड मैनेजर इतने ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं कि रिटर्न एकदम औसत सा हो जाता है, मार्केट जैसा। बहुत बड़ा मुनाफा शायद ना मिले, जरूरत से ज्यादा सेफ्टी आप कह सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स ज्यादा सही बैठते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए काफी अच्छे हैं जिनके पास खुद मार्केट रिसर्च करने का न तो समय है, न ही शायद उतनी विशेषज्ञता। हाँ। और जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे लक्ष्यों के लिए, SIP के जरिए ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। तो एक अनुशासित तरीका मिल जाता है। बिल्कुल। और सीधे शेयरों में पैसा लगाने की तुलना में फंड कैसा है इस पर निर्भर करेगा। इसमें जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है और मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है। कम पैसे से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखें, कितने समय के लिए निवेश करना है ये तय करें और अपने लक्ष्य जानें, फिर सही फंड चुनें। हाँ, और फंड का पिछला प्रदर्शन देखें, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, और हाँ, एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए,
हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं सुरक्षा के लिए। हाँ, जो जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल, पर क्या कभी ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें औसत रिटर्न में फंसा देता है, खासकर जब हमारे अपने वित्तीय लक्ष्य बिल्कुल साफ हों? तो वो सुरक्षा और अच्छे रिटर्न की संभावना के बीच सही बैलेंस कहाँ है, इस पर सोचना जरूरी है शायद। ये वाकई सोचने वाली बात है। हर किसी के लिए इसका जवाब शायद अलग होगा।